रैगिंग हुई है आपकी कभी? हाँ, थोड़ी बहुत हुई। स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था उनकी तरफ से भी? ये स्पेशल ट्रीटमेंट तो कम मिलता था, मगर कहीं ना कहीं ज़्यादा उसकी वजह से जो है रगड़ाई ज़्यादा होती थी। तो कई लोग आके बोलते हैं कि जी आप तो 10 बजे से पहले मिलते नहीं है, राजा साहब तो सुबह 6 बजे लोगों से मिलना शुरू कर देते थे। अपनी एक्सपेक्टेशंस है, लोग इतनी हाई कर देते हैं कि आपको एक विधायक होते हुए भी आपको 6 बार के मुख्यमंत्री के साथ कंपेयर किया जा रहा है। विक्रमादित्य सिंह की आइडियोलॉजी क्या है? मेरे लिए देश के हित सर्वश्रेष्ठ है। अगर मेरी राजनीतिक जीवन का अगर कुछ पतन साबित होगा तो वो जो है वो टेम्पर होगा। बीजेपी के लोग जितने हिंदू हैं, हम भी उतने ही हिंदू हैं। वैसे तो जब वो सीएम थे और वो थे तो बड़े स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे। जब आखिरी के दिनों में काफी एक जो है उनके अंदर एक बच्चा जो था उनके अंदर का वो निकल कर आया। The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV. नमस्ते, मैं उपदेश और आप जुड़ चुके हैं द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ। ये है हमारा एपिसोड 35। एपिसोड 35 के आज के हमारे गेस्ट हैं विक्रमादित्य सिंह जी, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, बुशहर रियासत के राजा हैं और मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं। इस एपिसोड को देखने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा। अगर आप स्पेसिफिकली कोई मिर्च मसाला ढूंढने आए हैं इस एपिसोड में, तो ये एपिसोड आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही फ्रैंक कॉन्वर्सेशन हुई है विक्रमादित्य जी के साथ, और अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं और करंट लोकसभा चुनाव जो चल रहे हैं उसमें मंडी से वो प्रत्याशी हैं, उसके बारे में भी हमने बात की है, उस बारे में भी आप जानना चाहते हैं, तो ये एपिसोड आपके लिए है। आप जल्दी से इस एपिसोड को देखिए और हमारे नए YouTube चैनल THP क्लिप्स के साथ साथ इस YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है। राजा साहब, जय दया। जय दया, नमस्कार। कैसे हैं आप? बस बिल्कुल बढ़िया। स्पेसिफिकली किस मूड में हैं आज? आज थोड़ा 5-6 दिन का कैंपेन हुआ है, तो एक दिन का थोड़ा सा रेस्ट ले रहा हूँ, क्योंकि अगले 2-3 दिन से फिर हमारा ट्राइबल एरियाज का, जनजातीय क्षेत्र का दौरा है। ओके। तो आज थोड़ा सा रिलैक्स होकर रिजुविनेट हो रहे हैं, ताकि जनजातीय क्षेत्र में जाए और वहाँ के लोगों का प्यार ले, आशीर्वाद ले और समर्थन प्राप्त करें। तो मैंने सही टाइम पे आज आपको मतलब कैप्चर किया है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मैंने वर्ड यूज किए अभी, राजा साहब और जय दया, शिमला, अपर शिमला और इस एरिया में तो लोगों को पता होंगे ये वर्ड्स, ऑब्वियसली यूज होते हैं। मैं ये इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन चाहूँगा आपसे, लोअर हिमाचल के लोगों के लिए भी। आपके लिए बोला जाता है ना जय दया राजा साहब, क्यों बोला जाता है? नहीं, राजा साहब तो मुझे नहीं, वैसे मेरे पिताजी को कहते थे, और हालांकि वो एक बुशहर रियासत से संबंध रखते थे, मगर उनको इसी नाम से पूरे प्रदेश के लोग जानते थे, क्योंकि उन्होंने लोगों के दिलों के ऊपर राज किया और इतना एक छाप लोगों के मन में छोड़ी है। तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैं कह सकता हूँ, आउट ऑफ रेवरेंस, ये उनको एक उपाधि प्रदेश के लोगों ने दी है। तो मुझे भी प्यार से कभी राजा कह देता है, कोई टिका कह देता है, तो हम उनका प्यार के उसमें उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। तो ये कोई ऑफिशियल तरीके से नहीं है। बाकी जहाँ तक जयदया की बात है, ये वैसे तो क्योंकि इससे ज़्यादा हम अपने राजपूत उसमें कहते हैं जय देवा, मतलब देव को आप जय कह रहे हैं, तो उस तरीके से इसको मॉर्निंग में जैसे कोई राम राम कहता है, कोई जय सिया राम कहता है, उसी तरीके से जय देवा जो है किसी को मॉर्निंग या इवनिंग के लिए इस चीज़ को कहा जाता है। मुझे किसी ने बताया था कि आपकी रियासत में जय दया मतलब देवता के समकक्ष राजा को रखा जाता है, और जो गद्दी होती है उसी के साथ में एक साथ वाली गद्दी पे देवता जी को भी उनका स्थान होता है। ऐसा रहता है कुछ? यानी फोकलोर ऐसा है कि एक हमारा बहुत अच्छा मेला होता है, बहुत बड़ा फाग का मेला होता है, तो उसमें जो उपाधि है जो राजगद्दी को दी गई है, वो देवताओं से भी ऊपर दी गई है। तो जब भी इसमें सारे हमारे जो बुशहर रियासत के और क्षेत्र के देवता आते हैं, आज भी उसको बड़े अच्छे तरीके से परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। तो सब वहाँ पर आकर गद्दी के सामने झुकते हैं और एक रिस्पेक्ट जो है वो गद्दी को दी जाती है। तो वो पुरानी ट्रेडिशंस है, जिसको बनाए रखना, जिसको जीवित रखना, ये हमारा दायित्व बनता है। और उस समय तो ऐसा था कि कभी कभी ये भी देखा जाता था कि राजा उस समय जो है वो देवता को भी दंडित कर देते थे। उन्हें कभी 1 दिन का या 2 दिन का जो है उनको जेल डाल देते थे, या उनको जो है कोई ना कोई फाइन लगा देते थे। उस तरीके की चीज़ें भी हमको सुनने में आई है। तो वो चीज़ें चलती रहती है, फोकलोर्स है, मगर एक अटूट संबंध जो है वो पूर्व राजघरानों के बीच में और देवी देवताओं के बीच में है। आज ज़माना बदल गया है, हम एक लोकतांत्रिक
प्रणाली में है, डेमोक्रेसी में है, मगर मेरी ये फर्म बिलीफ है, मेरा ये अपना मानना है कि बेशक हम आज 21वीं सदी में हैं, मगर जो हमारी पुरानी ट्रेडिशंस है, हमारे कस्टम्स है, हमारा फोक लैंग्वेज है, हमारे रीति रिवाज है, वो जिंदा रहने चाहिए, ताकि वही हमारी पहचान है, वही हमारा धरोहर है, और उसको बनाए रखना, उसको संजोए रखना, ये हम सब का, युवाओं का दायित्व बनता है। राइट। ऐसा भी होता था क्या कि देवता का कहा हुआ राजा का कहा हुआ देवता नहीं मोड़ सकते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि और देवता का कहा हुआ। जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें वो जो है राजा का पेडेस्टल जो था वो देवता से ऊपर था, तो इस तरीके का अगर कोई फरमान अगर कोई राजा करते थे तो उस चीज़ को देवताओं को भी मानना पड़ता था। ये उस तरीके की एक ट्रेडिशन उस समय की रही है, मगर आज तो चीज़ें वो नहीं है, आज चीज़ें बदल गई हुई है। मगर एक अच्छा कॉम्बिनेशन, एक अच्छा मैं समझता हूँ होमोजेनिटी के लिए, एक एकता के लिए, एक अपनेपन के लिए ये चीज़ें शायद उस समय इन्वेंट करी हो, उस समय एक नज़रिए से बुजुर्गों ने उस चीज़ को बनाया हो, पर आज भी वो हमारी सोसाइटी को इंटैक्ट रखने में, अपने को बनाए रखने में ये एक बहुत मजबूत कड़ी है। और उसको अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो आज जिस तरीके से समाज में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, समाज में आज न्यूक्लियर फैमिलीज बन रही है, लोगों के आपसी रिश्ते परिवार में भी कहीं ना कहीं जो है वो छोटे छोटे होते जा रहे हैं, उस दृष्टि से इन सब चीज़ों को अगर हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अब टिक्का साहब से राजा साहब बन गए? नहीं, देखिए, मैंने जैसा कहा कि ये तो अब रियासतें ख़त्म हो गई है, पर क्योंकि अभी भी उसको जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ और उसके बाद हमने एक बड़े प्राइवेट सेरेमनी में इस चीज़ को हमने किया, क्योंकि जब जो चीज़ें चलती आई हैं उनको बनाए रखना भी हमारा एक दायित्व बनता है, इसलिए उसको हमने किया है। अब कुछ लोग हमें प्यार से टिक्का जी कहते हैं, कुछ लोग प्यार से राजा जी कहते हैं, कुछ लोग विक्रम भाई कहते हैं, तो हम हर चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, पर इसमें कोई फॉर्मल नहीं है। जो प्यार से मन से अपने कहे, हम उस चीज़ से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए, बिकॉज ये क्वेश्चंस इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आपसे, बिकॉज आप ऑब्वियसली एक इतनी रॉयल फैमिली से आप आते हैं और बहुत ही रिच आपका ये रहा है। सो इसमें जो आपका जो राज्याभिषेक हुआ था उस दिन, ऑब्वियसली प्राइवेट सेरेमनी आपने बताया बहुत ही हुई थी, इसमें क्या रहता है, थोड़ा सा बता पाएंगे? बिकॉज थोड़ी सी क्यूरोसिटी है इन चीज़ों नहीं, में। ऐसा कुछ नहीं है उसमें। जो हमारे वहाँ के पुराने जो रियासत के हमारे पंडित है, पुरोहित है, वो वहाँ पर आते हैं, एक राज्याभिषेक किया जाता है। और जिस तरीके से पहले की परंपराएं रही है, जैसे मेरे पिताजी का या मेरे ग्रैंडफादर का हुआ था, उस रीति रिवाज को फॉलो करते हुए इसमें कुछ पूजाएं हैं, कुछ यज्ञ है, वो करवाए जाते हैं ताकि एक प्योरिटी आए और हम जो है वो एम्पावर हो। हम चंद्रवंशी है, तो उस तरीके से उनकी पावर्स को डिराइव करते हुए हम आगे जो है अपनी सेवाएं अपने क्षेत्र के लोगों को दे सके। ये तो ट्रेडिशंस है, उसको हमने केवल ट्रेडिशनल रूप से उसको फॉलो किया है। बाकी जैसा मैंने कहा, लोकतंत्र है, मगर इन चीज़ों की अपनी एक वैल्यू है, अपना एक समाज के अंदर एक इम्पोर्टेंस है, तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में बनाए रखना, जैसा मैंने कहा, वो महत्वपूर्ण है। राइट। आप एक पब्लिक फिगर हैं, रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, पॉलिटिकल फिगर भी हैं, तो ओवरऑल पब्लिक फिगर में जब आप होते हो तो मीडिया में डेली बेसिस पे तरह तरह की न्यूज़ छपती रहती हैं और हर कोई अपने हिसाब से जज करता रहता है कि ये पर्सन ऐसे हैं, ये पर्सन ऐसे हैं, राइट? तो मीडिया अलग तरीके से जजमेंट करता है। हम यहाँ इसलिए बैठे हैं आज कि हम खुद विक्रमादित्य जी से जाने कि विक्रमादित्य जी कौन है, विक्रमादित्य जी की जुबानी। नहीं, देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि मुझे एक ऐसे परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है जिसमें आई थिंक हिमाचल की वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फैमिलीज और राजा वीरभद्र सिंह जी, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को 6 बार जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में सेवा करी है और लोकसभा सांसद रहे हैं। तो स्वाभाविक है, जब हमने बचपन से ही, जब से मैंने होश संभाला, मैंने राजनीति को बहुत करीब से देखा है, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत करीब से देखा है, किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी चलती है, किस तरीके से लोगों की एक्सपेक्टेशंस रहती है। और ख़ास करके ये जो घर है हॉली लॉज, ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की आस्थाएं इस घर में जुड़ी है, तो कहीं ना कहीं हमारा ये दायित्व बनता है कि हम उन चीज़ों को जीवित रखें, क्योंकि निश्चित तौर से एक ना एक दिन सबने इस दुनिया से जाना है, पर उन जो एक्सपेक्टेशंस लोगों की है उसको कायम रखना, ये मैंने सोचा कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब कुछ लोग इसको परिवारवाद के एंगल से भी देखते हैं, कुछ लोग इसको नेपोटिज्म के एंगल से भी देखते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि एक सिक्के के 2 पहलू है।
अब हम लोकतांत्रिक प्रणाली में है, ऐसा तो नहीं है कि हम नॉमिनेटेड हैं, हमें भी जनता का विश्वास जीतना है। ठीक है, मेरे पास एक एडवांटेज है कि मैं वीरभद्र सिंह जी का बेटा हूं, एक पहचान उससे बन जाती है, मगर अल्टीमेटली यू हैव टू परफॉर्म और यू विल पेरिश। तो हमें सक्सेसिवली, मैंने 2 चुनाव लड़े हैं। पहला चुनाव जब लड़ा, मैं उस समय वीरभद्र सिंह जी जीवित थे और मैं करीबन 4-5 हज़ार वोटों से अपने निर्वाचन क्षेत्र से जीता। दूसरी बार वो इस दुनिया में नहीं रहे, मेरे को और एक्सपेक्टेशंस थी, मैंने और मजबूती से लोगों के साथ संपर्क बनाया, लगातार लोगों के बीच में रहे और भगवान ने, लोगों ने उसका मुझे प्यार दिया। 4 गुना मार्जिन से मैं जो है वो अभी के विधानसभा चुनावों में जीत कर आया हूँ। तो अल्टीमेटली मैं ये देखता हूँ कि हमें जनसंपर्क बनाकर रखना है, लोगों से मेल मिलाप रखना है, उनके दुख सुख में खड़ा होना और सबसे बड़ी बात उनके मुद्दों को सही रूप से उठाना है, जिसको मैंने पूरा प्रयास विधानसभा में भी किया। हो सकता है कि मैं हर चीज में सक्सेसफुल नहीं हुआ, मगर मैंने कॉन्स्टेंटली अपने एंडेवर को जारी रखा और आगे भी इस चीज को जारी रखूंगा। ठीक है, कुछ लोग उसमें क्रिटिसिज्म भी करते हैं, निंदा भी करते हैं, और मैं तो कहता हूं कि क्रिटिसिज्म करने वाले भी अच्छे हैं, तभी हम अपनी जो है एक दिशा से भटकेंगे नहीं। तो हम बिल्कुल मजबूती से आगे चलते रहेंगे, जो हमारा फोकस है, लक्ष्य है, उस पर आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी राजनीति है, कभी अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, हार भी होती है, जीत भी होती है, मगर कांस्टेंट तरीके से रहना, खड़े रहना, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच और हमारा हिमाचल के प्रति जो प्यार है उसको बनाए रखना, मैं समझता हूं कि दैट इज पैरामाउंट। और उससे कभी हमको, ना हम भटकेंगे, ना ही कभी हम किसी और चीज से उसको भटकने देंगे। आपने भी एक वर्ड यूज किया, आइडियोलॉजी। विक्रमादित्य सिंह की आइडियोलॉजी क्या है? देखिए, मेरी आइडियोलॉजी बिल्कुल साफ है कि मेरे लिए देश के हित सर्वश्रेष्ठ है। आई बिलीव इन द यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री, आई बिलीव इन द एब्सोल्यूट इंटरनल कोहेजन ऑफ द कंट्री, और उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जब मैं विपक्ष में भी था, कांग्रेस का विधायक था, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, हालांकि मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक था, बहुत लोगों ने मेरा क्रिटिसिज्म भी किया, मगर मैंने ऑन रिकॉर्ड आकर विधानसभा में ये कहा कि 370 को हटाना देश की अखंडता, देश की प्रभुत्ता और देश की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एक बहुत मजबूत कदम था, जो होना चाहिए। उस पर मेरा कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल के विकास, हिमाचल का ऑल राउंड डेवलपमेंट, वेदर इट इज शिमला, वेदर इट इज कांगड़ा, वेदर इट इज लाहौल स्पीति, वेदर इट इज द ट्राइबल एरियाज और एनी अदर पार्ट ऑफ द 12 के 12 जिलों का समान विकास होना चाहिए। यही मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है। एंड मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे इस कम उम्र में, जब मैं 33 साल का था, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला। पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग मुझे मुख्यमंत्री जी ने दिया, पार्टी हाईकमांड ने दिया, और उसका हमने सही उपयोग प्रदेश के अंदर करने का प्रयास किया। जैसा मैं हर बारी कहता हूं कि मेरी खुशनसीबी है कि मेरे 15 महीने के कार्यकाल में हमने करीबन 3600 करोड़ के विकास कार्य, सड़कों के अपग्रेडेशन का कार्य हिमाचल के अंदर करवाया, उनके टेंडर्स लगवाए, समय पर वो कार्य प्रदेश में पूरे हुए, और आपदा के दौर पे खास रूप से हम दिन रात लोगों के साथ खड़े रहे, चाहे वो कुल्लू मनाली था, चाहे वो सरका घाट था, मंडी था, ठियोग था, चाहे वो रोड्स की रेस्टोरेशन थी, चाहे ब्रिजेस की रेस्टोरेशन थी, उनको रिकॉर्ड समय पे पूरा करवाया, और जो बागवानों का उनकी फसल थी उसे समय पर मंडी पहुंचवाया। तो ये हमारी उपलब्धि है। हो सकता है कि उसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रही हो, तो आपके माध्यम से मैं प्रदेश की जनता से विनम्रता पूर्वक उसके लिए माफी भी मांगना चाहता हूं अगर कोई शॉर्टकमिंग्स रही हो, और उनसे यही आशा करूंगा कि आप अपना प्यार दे, आश्वासन दे, समर्थन दे, ताकि हम भविष्य में अपनी कमियों को पूरा कर सकें। चलिए, अब पॉलिटिक्स और इसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद आएंगे। क्यूरोसिटी आपके अराउंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं आपके, और अगर कोई चाहने वाला नहीं भी है, विपक्ष में भी कोई बैठा है, तो भी उसको क्यूरोसिटी है कि भाई इस बंदे के बारे में हमें जानना है। ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज करूँ, इस बंदे के बारे में। जी। हम एक वैसा माध्यम बनना चाहते हैं कि थोड़ा सा हम भी आपके बारे में जाने, हमें भी क्यूरोसिटी आपके बारे में जानने की। जी। जब एक रॉयल फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है, उसका चाइल्डहुड कैसा होता है? देखिए, मेरे लिए मेरा चाइल्डहुड, क्योंकि वैसे तो बहुत नॉर्मल चाइल्डहुड था, मगर क्योंकि मेरे पिताजी एक तो उम्र में काफ़ी, क्योंकि नॉर्मली इतना एज गैप होता नहीं है, बट सिंस मेरे पिताजी का, मेरे जो पहले मदर थे उनका देहांत हो गया था, उसके बाद उनका दूसरा विवाह हुआ, जिससे मैं पैदा हुआ। मेरी एक बड़ी सिस्टर भी हुई है, तो एक एज गैप बहुत ज़्यादा था।
तो निश्चित तौर से जैसा एक नॉर्मल एक वो रहता है, हालांकि उतना प्यार मुझे वो करते थे जितना एक नॉर्मल फादर अपने बेटे को करता है, मगर निश्चित तौर से बिकॉज ऑफ एक एज गैप की वजह से, एक जनरेशनल गैप की वजह से थोड़ा सा जो एक चीज़ें, एक फॉर्मेलिटी रहती थी वो थी। पर उन्होंने फिर भी, और ऊपर से मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, क्योंकि अब अगर मैं छोटा स्कूल जाने वक्त अगर कोई मेरा कोई पिता हो जो मुख्यमंत्री हो, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्कूल में भी आप एक नॉर्मल तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो सबकी नज़रें आपके ऊपर रहती है, एक पेयर प्रेशर भी रहता है, और जो है टीचर्स का प्रेशर भी रहता है। तो एक छोटी सी उम्र में ही आपको बड़े कॉन्शियस तरीके से ये सोचते हुए कि मैं कुछ भी छोटी सी चीज़ करूं उसके क्या रिपरकशंस होंगे, वो चीज़ें चाइल्डहुड में ही मेरे मन में, मेरे जहन में बैठना शुरू हो गई थी। और अदरवाइज स्कूल में तो सब केयरलेस होते हैं, सबका एक अपना सोचने का तरीका होता है। तो जब बाद में आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के बाद जाके मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। बट क्योंकि मेरे जहन में वो चीज़ बचपन से ही थी, तो उसको मैं उसी तरीके से, हमारी एक जो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड था, उसी तरीके से बनना शुरू हुआ। तो हो सकता है उसका कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है, पर ये हो सकता है कि अर्ली मैच्योरिटी मैं समझता हूँ मेरे जीवन में उसकी वजह से आई है। उसका पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य भी है, नेगेटिव परिप्रेक्ष्य भी है, कि हो सकता है कि जितना एक केयरलेस तरीके से एक बचपन जीना चाहिए, शायद हमने नहीं जिया। मगर ठीक है, शायद आज के समय में उसका हमको बेनिफिट मिल भी रहा है, तो वो उस नज़रिए से है। बाकी जहाँ तक रॉयल फैमिली की बात है, ऐसा कोई रॉयल्टी की बात नहीं थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बेशक राजा थे, मगर वो सब लोगों से आम तरीके से मिलते थे, सब लोगों का आना, सब लोगों का घर में जाना। और मुझे याद है कि कुछ एक हमारे बड़े पुराने रसोइया यहाँ पे होते थे, तो वो कहते थे कि ये एक ऐसा घर है हॉली लॉज, जहाँ पर जो खाना यहाँ का माली या यहाँ का कोई आम ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति खा रहा है, राजा भी वही खाना खाता है। वो इस घर की सबसे बड़ी खूबी है। तो वो चीज़ें हमारे मन में भी अब वो चीज़ें इम्प्रिंट हो चुकी है। तो हम भी चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स अब बन चुके हैं, एक यार्डस्टिक्स बन चुकी है, एक जो इस घर का एक रुतबा लोगों के मन में है, अब बेशक राजा वीरभद्र सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसको बनाए रखना ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करते भी हैं। हो सकता है कि अभी इस कम उम्र में कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रह जाती है, तो पर हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में वो चीज़ें पूरी हों। अब राजा साहब तो सुबह 6 बजे उठ जाते थे और लोगों से मिलना शुरू कर जाते थे, पर आज के ज़माने में थोड़ा सुबह उठना दिक्कत हो जाती है। अब हमारी सुबह लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, जिम जाना है, ये चीज़ें करनी है। तो कई लोग आके बोलते हैं कि जी आप तो 10 बजे से पहले मिलते नहीं है, राजा साहब तो सुबह 6 बजे लोगों से मिलना शुरू कर देते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बोझ रहता है। तो अब आस्ते आस्ते उन चीज़ों को भी हम, जैसे उम्र आस्ते आस्ते बढ़ती जाएगी, तो इन चीज़ों को भी हम अपने अंदर जो है वो अपने अंदर चेंजेस लाते रहेंगे। पर कितना ऑनेस्टली आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज़ को भी ऑन कैमरा कि लोग ये कहते हैं? अब कहते हैं, अब सुनते हैं हम भी कि ये चीज़ें हैं। अब हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में वो उनके साथ कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। तो लोग ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये राजा का बेटा है, ये तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, वो एक उसका एक पहलू है, मगर आप दूसरा पहलू भी देखें कि आपको जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है, लोग इतनी हाई कर देते हैं कि आपको एक विधायक होते हुए भी आपको 6 बार के मुख्यमंत्री के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आपको हर कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, तो उसको भी हम पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उसमें कहीं ना कहीं जो बचपन है, कहीं ना कहीं जो एक रिलैक्स वाला एटमॉस्फेयर है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। पर क्या करें, अब कुछ पाने के लिए जो है कुछ खोना भी पड़ता है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? बिशप कॉटन से? हाँ, मेरी स्कूलिंग बिशप कॉटन स्कूल शिमला से हुई, और ग्रेजुएशन मैंने पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेंकटेश्वर कॉलेज है, पहले वहाँ से करी। फिर मैंने शिफ्ट किया दूसरा कॉलेज, हंसराज कॉलेज, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, आप थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारा लॉन्ग फॉर्मेटेड है। जो आपका स्कूल था बिशप कॉटन, वो उस टाइम के बारे में बताइए ना, कैसा था यहाँ स्कूल में? नहीं, अच्छा था। इनिशियली तो मैंने क्योंकि डे बोर्डिंग शुरू किया, पर क्योंकि मेरे पिताजी भी यहीं पढ़े थे, बिशप कॉटन स्कूल में ही पढ़े थे, तो उन्होंने ये कहा कि एक ट्रेडिशन है, आप भी वहीं पढ़िए, तो मैंने भी फिर वहीं एडमिशन लिया। पर फिर बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बोर्डिंग में जाऊँ, तो मैंने 5वीं क्लास के बाद फिर मैं हॉस्टल में ही रहता था। हालांकि घर बहुत पास था, मगर फिर भी क्योंकि एक डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को व्यतीत करना है, तो मैं बोर्डिंग में था। कभी हफ्ते में या कभी महीने में एक आधी बारी जो है घर आते थे।
और एक ही बार पिताजी मुझे छोड़ने आए, और उस समय मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 5th क्लास में था। तो जैसे ही वो मुझे छोड़कर वापस डॉर्मेट्री से जा रहे थे, तो मेरे आंखें भर आई। तो मेरे को देखकर उनकी भी आंखें भर आई। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कभी तेरे को स्कूल छोड़ने नहीं आऊँगा, ना लेने आऊँगा। तो उसके बाद वो कभी भी मेरे स्कूल में नहीं आए। और कई बार, एक बारी तो कुछ वहाँ पे कुछ डिसिप्लिनरी कुछ एक्शन भी हो गया था। कुछ मैंने किसी को बुली कर दिया था जब मैं 12वीं स्कूल क्लास में था। तो हेडमास्टर साहब ने बड़ी फटकार मुझे भी लगाई, और डरते डरते उन्होंने मेरे पिताजी को भी फ़ोन कर दिया कि ये बड़ा शैतान हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचिए ये किसका बेटा है, आपने जो पनिशमेंट इसको देनी है आप दीजिए। तो उन्होंने मुझे दिया, थोड़े दिन के लिए सस्पेंड भी किया, पर ठीक है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। स्कूल में ये चीज़ें चलती रहती है। पर उन्होंने स्कूल के टीचर्स को भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये किसका बेटा है, और उन्होंने ये सख्त कहा कि जो आप एक्शन किसी और के ऊपर लेंगे, वो उससे ज़्यादा एक्शन आप मेरे बेटे के ऊपर लेना। तो उनकी निगाहें भी, टीचर्स की निगाहें भी मेरे ऊपर उसी तरीके से रहती थी। तो आपने ये वर्ड यूज किया भी, डरते डरते। हाँ। प्रिंसिपल ने डरते डरते फोन किया। नहीं, निश्चित तौर से उनको लगा होगा कि अब सीएम साहब का बेटा है, मैं कैसे सीएम को फ़ोन करके ये बोलूं कि आपका बेटा बहुत शैतान है या शैतानी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डर उनके मन में भी होगा, मगर फिर भी उन्होंने किया। उसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब को भी दाग देता हूँ। मगर उन्होंने भी कौन थे प्रिंसिपल उस टाइम? वो अब थे, एक मिस्टर रॉबिन्सन थे, अब तो वो नहीं है, ही इज गॉन बैक टू ऑस्ट्रेलिया। ओके। ला मार्टिनियर कॉलेज में स्कूल में होते थे, वो लखनऊ से आए थे। ओके। बट ही वाज अ वेरी, ऐसे तो बहुत प्यार करते थे, ओके। पर बड़े सख्त भी थे। तो वो हमारे साथ उनका पूरा लव हेट रिलेशनशिप रहता था। ये जो आप हल्की हल्की सी कुटिल स्माइल दे रहे हैं ना, ये बातें याद करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शैतानियां भी बहुत करते हैं उस टाइम पे। कुछ था ऐसा या फिर बिल्कुल? नहीं, इतना नहीं था बिल्कुल। कभी कभी तो चलो कर भी लेते थे, पर ओवरऑल में बड़ा। कोई याद है आपको कोई ऐसा कुछ किया हो? ठीक है, आप कोई ऐसी कोई चीज आपने करी होगी? एक बारी मैंने गलती से, कोई हमारा बेडिंग बोर्डिंग का रहता था कि हमको भी, क्योंकि जब हम जूनियर थे हम भी अपने सीनियर्स के बेडिंग बनाते थे, ढंग से उनको वो करते थे, उनकी क्यूबीज होती थी उसको साफ करते थे। तो एक बारी मेरी ढंग से बेड किसी ने नहीं बनाया, तो उसको मैंने थप्पड़ मार दिया, तो उसके थोड़ा ज्यादा लग गया कान में। हाँ। तो उसकी वजह से जो है उन्होंने फिर उसी की, जो ये मैं स्टोरी सुना रहा था, अच्छा, वो आगे मुझे सस्पेंड किया थोड़े दिन के लिए, तो इसीलिए किया था। तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि कभी भी जिंदगी में ऐसा काम फिर नहीं करूंगा। ठीक है, वो बचपन का एक अलग दौर था। रैगिंग हुई है आपकी कभी? हाँ, थोड़ी बहुत हुई। तभी तो उसी का तो हमने फिर वो लेना था कि हमारी हुई तो हम भी करेंगे। तो वो चीजें तो रहती है। बोर्डिंग स्कूल में वही मजा है। हाँ। जब तक रैगिंग ना हो, हाँ। या रैगिंग ना करो, तो फिर बोर्डिंग स्कूल में रहने का मजा ही नहीं है। तो ये चीजें तो चलती थी थोड़ा बहुत। चलिए, आसपास के जो आपके साथ पे जो आपके दोस्त होंगे, ऑब्वियसली उनको पता होगा कि चीफ मिनिस्टर साहब के सुपुत्र हैं आप, तो कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था उनकी तरफ से भी, लगता था आपको? ये स्पेशल ट्रीटमेंट तो कम मिलता था, मगर कहीं ना कहीं ज्यादा उसकी वजह से जो है रगड़ाई ज्यादा होती थी। कि वो कहते थे कि इसको तो मैं दिखाऊंगा, ये तो इतने बड़े फादर का बेटा है। तो ज्यादा उसमें जो है, वो जितना किसी और को बुली करते थे उससे ज्यादा मुझे बुली करते थे। तो मैं भी उसको चुपचाप सह लेता था। मैंने बोला चलो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, मैं ज्यादा कुछ इसमें हल्ला करूंगा तो वो है। तो उसको हमने उसी तरीके से लिया, उसी तरीके से आगे बढ़ाया। पर आज याद आती है उन चीज़ों की तो अच्छा लगता है कि चलो ठीक है, हॉस्टल्स में इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए। तो आपने हॉस्टल लाइफ को फुल एंजॉय किया है बेसिकली? हाँ बिल्कुल। तो एक चीज़ ये भी कही जाती है ना कि आप ऐसे बंदे को टारगेट करो जिसका अच्छा रसूखदार बंदा हो, अगर एज्यूमिंग, या फिर जिसका रुतबा बड़ा हो, आप उससे टक्कर लेते हो तो आपका ऑलरेडी नाम भी अच्छा खासा बन जाता है, राइट? तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला आपके साथ ये वाला केस होता था कि इसको डाउन कर दिया तो नाम बन गया, एंड देन कुछ ऐसा शायद ऐसे ही हो सकता है कि सब सोचते होंगे कि इसको हम टारगेट करेंगे तो हमको लगेगा कि हम सीएम के लड़के को टारगेट कर रहे हैं। तो शायद उस तरीके से होता होगा, मगर सबका अपना अपना माइंडसेट रहता है स्कूल टाइम का। तो कॉलेज में भी आप फिर जहाँ से राजा साहब ने किया था सेंट स्टीफन, वहाँ हंसराज के बाद आप सेंट स्टीफन गए थे? ग्रेजुएशन मैंने हंसराज से करी, हिस्ट्री में, और पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने फिर सेंट स्टीफन कॉलेज से की। चलिए, यहाँ तो ठीक है, लोग जानते हैं उस तरीके से, हिमाचल है। दिल्ली में जब आप गए वहां पे, तो ये साथ में गई? नहीं, वहाँ पे ये नहीं था, बल्कि वहाँ तो मैंने किसी को बताया भी नहीं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को क्लास में पता नहीं था कि मैं कौन हूँ या कहाँ से हूँ। मैंने बड़े लो प्रोफाइल तरीके से, हालांकि वहाँ पे मुझे कईयों ने कहा कि आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए और NSUI ज्वाइन करिए, ये करिए, पर मैंने वहाँ पे एकेडमिकली अपना फोकस ज़्यादा रखा। ना मैं कभी पॉलिटिकल उसमें गया, ना मैं कभी किसी स्टूडेंट एक्टिविटी में मैंने ज़्यादा भाग लिया। तो मैंने केवल अपना काम से काम रखा, और अपना तो 2-3 मेरा क्लोज फ्रेंड सर्कल था, उनके साथ हेलो हाय होता था।
इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। स्टूडियस थे या फिर? नहीं, बहुत ज़्यादा स्टूडियस तो नहीं था, हालांकि स्कूल तक तो मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। मेरा बोर्ड्स में 10+2 में मेरा कोई 93% आया था, अगर उसके बाद फिर ठीक था, हमने अच्छा कॉलेज में किया, पास किया। और कभी ब्रेक भी लगी? नहीं, ब्रेक तो नहीं लगी। नहीं लगी? हाँ, पूरा विदाउट ब्रेक आप चले पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और सिस्टर के साथ कैसा रिलेशन था? नहीं, अच्छा था, उनके साथ भी ठीक। लड़ाई बिड़ाई नहीं होती थी? नहीं, ज़्यादा नहीं। अच्छा, हाँ। सम्मान पूरा पहले से? हाँ, ये थोड़ा तो रहता ही है, बड़े भाई बहन में थोड़ी लड़ाई वगैरह तो रहती है, पर मैं ज़्यादा शांत स्वभाव का था, तो उसकी वजह से सब चीज़ें ठीक ही रही। आपको देख के लगता नहीं है कि आप शांत स्वभाव के हो? अब जैसे बैठा हूं तो वो अलग वाइब आ रही है, बट यूजुअली क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, साधारण व्यक्ति के हिसाब से बता रहा हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में यूजुअली नेता लोग आते हैं, साथ में गाड़ियों का काफिला रहता है, आते हैं, लोग ऑलरेडी गैदर हुए पड़े होते हैं वहां पे सभाओं में, और मेन पर्सन आते हैं, अपना भाषण देते हैं, चले जाते हैं। वहां पे तेवर कुछ अलग दिखते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेसिव दिखते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, या फिर इलेक्शन ना भी हो तो भी। सबका हमने ना नेताओं का यही देखा, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, एक साधारण व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, कि या तो गुस्से में दिखेंगे या तो फिर कुछ अलग ही मूड में होंगे। तो मैं कैसा दिखता हूँ आपको? गुस्से में दिखता हूँ कि मजाकिया दिखता हूँ? नहीं, वहां तो आप थोड़ा सा आजकल तो अलग एग्रेशन में दिख रहे हैं थोड़े थोड़े। हाँ, बट शब्दों का चुनाव आप बहुत स्मार्टली कर रहे हैं, ये मैंने ऑब्जर्व जरूर किया है। शब्दों का चुनाव, जो ऑडियंस देख रही होगी, व्यूअर्स जो देख रहे होंगे, वो भी मानते होंगे कि आप अगर भी रैली भी कर रहे हैं, जो कैंपेन ऑनगोइंग चल भी रहा है, शब्दों का चुनाव तो आप बड़ी स्मार्टली कर रहे हैं। और एग्रेशन भी दिख रहा है ऑब्वियसली, वो तो नहीं, एग्रेशन तो चलो अब रहता ही है, ऐसा तो नहीं है कि हम बिल्कुल ही जो है कुछ ना बोले या कुछ ना करे, बट ये ज़रूर है कि हम मर्यादा में रहकर, मैंने पहले दिन से ये कहा है कि हमें अपनी संस्कृति, अपनी मर्यादा, अपना एक जो प्रदेश का कल्चर है उसको बनाए रखना है। अब निश्चित तौर से जब मैदान में उतरेंगे तो कुछ ना कुछ अस्त्र शस्त्र तो लेकर जाएंगे ही, और इश्यूज पे बोलेंगे, पर एक गरिमा है, उसको बनाए रखना है। हो सकता है कभी हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ चीज़ें निकल भी जाती है, ऐसा नहीं है, हमसे भी निकली होगी या हमारे विपक्ष के साथियों से भी निकल ली होगी, पर हम उनको फिर बात भी कर लेते हैं कि भैया थोड़ा हमसे गलती हो गया या ज़्यादा हो गया, तो इसके लिए आप बुरा मत मानना। तो ये इस तरीके से इस चीज़ को मत लें। बाकी क्योंकि अच्छे रिलेशन भी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि चाहे बेशक कोई भाजपा का साथी भी है, कोई विपक्ष का साथी भी है, अल्टीमेटली हमारा उनके साथ कोई व्यक्तिगत बैर तो है नहीं, कोई ज़मीन तो बांटनी नहीं है, केवल मुद्दों के ऊपर लड़ाई है, मुद्दों के ऊपर विचारधारा है और सब चीज़ें हैं। तो उस तरीके से रहना चाहिए। मेरा मानना है कि अच्छा रिलेशन हमारा सबके साथ, चाहे विपक्ष के साथ ही है, उनके साथ भी रहना चाहिए। तो बेसिकली मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। राइट। तो आपने ये बात बताई कि हम बात भी कर लेते हैं, ऐसा कभी हुआ कि कभी कुछ निकल गया हो या फिर कुछ ऐसी कोई बात बोल दी हो, सामने वाले बंदे का फोन भी आ गया हो कि नहीं, हुआ है कई बार। मैंने पीछे भी जब एक बार मैं गया था, तो पिछले चुनाव में भी जब लोकसभा के उपचुनाव चल रहे थे, तो हीट ऑफ द मोमेंट में उस समय मुख्यमंत्री थे जयराम जी, उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हमने कुछ बोल दिया था। तो फिर बाद में मुझे भी लगा यार कि नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया, नहीं, इतना नहीं करना चाहिए था। शाम को मैंने उनसे बात भी करी, मैंने बोला ऐसा नहीं है, हम आपका बहुत मान सम्मान करते हैं और इश्यूज़ पे हम आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे, आप भी हमको कहे, पर मैं आगे से इस तरीके से कोई चीज़ नहीं कहूँगा जिससे आपकी उसको मर्यादा को कोई ठेस पहुँचे। और आप भी ऐसा मत कहें, अच्छे तरीके से अच्छे माहौल में चुनाव लड़ें, इश्यूज़ के ऊपर लड़ें, और ऐसा ही होना चाहिए। तो आज हम भी कभी कभी हमसे भी हो जाता है, गलती हो जाती है, बट फिर उसको सीखना, उसको ठीक करना, मैं समझता हूँ कि वो ठीक रहना चाहिए। चलिए, मैंने सोचा था कि पॉलिटिक्स ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, थोड़ा सा आपके ऊपर ही फोकस रहेगा, वो रहेगा, बट जो आपने ये बात छेड़ दी है, ये वाली पॉलिटिक्स कहाँ गायब होती चली जा रही है? पर बिकॉज मैं क्या देख रहा हूँ, दूसरा दो चीज़ें देख रहा हूँ। एक, जो किसी भी पार्टी के सपोर्टर्स हैं, उनकी भाषा जो मैं देख रहा हूँ आज की डेट में ऑन सोशल मीडिया या कुछ भी, अलग लेवल पे जा चुकी है। और मर्यादा, जो आपने गरिमा जो वर्ड्स यूज करे ना, वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। बहुत गिने चुने लोग हैं जो इस चीज के ऊपर नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। और मैं तो अपने साथियों को भी कहता हूँ, जब जिस दिन फर्स्ट डे जो बीजेपी की कैंडिडेट आई, उनके ऊपर कुछ टिप्पणियां हुई मंडी की जो हैं, हमने उस दिन भी कहा कि हम इनको क्रिटिसाइज जरूर करेंगे, इश्यूज के ऊपर करेंगे, मगर अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये आज भी मैं उस बात पे खड़ा हूँ कि हमें इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो लोग वही करेंगे जो हम कहेंगे। तो हमको जब तक लीडर्स मर्यादा नहीं रखेंगे या अपने शब्दावली पर संयम नहीं रखेंगे, तब तक जो उनके फॉलोअर्स है, काडर है, वो भी नहीं रखेगा।
तो जो इसका, क्योंकि ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, पिरामिड इफेक्ट है, तो जब ऊपर से ये ऊपर सिस्टम ठीक रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है नीचे को भी ट्रिकल डाउन करना शुरू करेगी। आप ये चीज़ अपनी मीटिंग्स में बोलते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, बिल्कुल अपने मैं दोस्तों को बोलता भी हूँ, आप मैं ये बिल्कुल चीज़ें बोलता कन्वे हूँ। करते हैं। वापस आते हैं वहीं पे, कॉलेज की आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी आपने अपना सेंट स्टीफन से करी। जी जी। उसके बाद क्या हुआ, एकदम पॉलिटिक्स की तरफ एकदम आ गया? नहीं, उसके बाद मैंने वैसे तो मैंने एनरोल लॉ में भी किया था, 5 इयर्स लॉ करने का मेरा इरादा था। मैंने जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का लॉ सेंटर है वहाँ पे मैंने एडमिशन भी ले ली थी, मगर बीच में फिर वो यूथ कांग्रेस का चुनाव आ गए हिमाचल में, और फिर कई हमारे साथियों ने सुझाव दिया कि अगर आपको एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है तो यूथ कांग्रेस इज़ द बेस्ट वे। तो उसके इलेक्शंस हमने लड़ने शुरू किए, फिर उसमें बिजी हो गए, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्लासेस जाना मिस हो गया और ये सब चीज़ें हो गई, तो लॉ मेरी छूट गई। पर मेरा आज भी सोच तो है कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर लॉ करूँगा, क्योंकि और मैंने उसको करना है, तो मैं इसको देखेंगे किस तरीके से आगे हो सकता है। लॉ क्यों करना चाहते थे आप? नहीं, ऐसा नहीं कि मैंने कोई प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना के उससे नहीं था, पर यह था कि एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल हर चीज़ें आप देख रहे हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म बहुत ज़्यादा है। मैं गवर्नमेंट में होकर भी इस चीज़ को देखता हूँ कि हर चीज़ में कोर्ट का, मैं नहीं कहूँगा इंटरफेरेंस है, मगर हर चीज़ में कोर्ट का कहीं ना कहीं एक डायरेक्शंस आती है, कोर्ट का व्यूज़ अलग रहते हैं, उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट जो है वो गवर्नमेंट में और जुडिशरी में बढ़ता जा रहा है। तो इन चीज़ों को सुलझाना, इन चीज़ों को ठीक रखना, उसके लिए खुद अगर इफ़ यू वांट टू बी अ एबल एडमिनिस्ट्रेटर, तो अंडरस्टैंडिंग द लॉ ऑफ द लैंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके जो अलग अलग परिपेक्ष है उसको समझना बहुत आवश्यक होता है। तो उस दृष्टि से मेरा ये सोच थी कि हमें लॉ करना चाहिए और लॉ की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो ये मैं उस नज़रिए से ये बात कह रहा हूँ। जब आपने यूथ कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ा तो फादर से बात हुई थी? हाँ, मेरे फादर ने तो उस समय मेरे ज़्यादा इसके पक्ष में नहीं थे। उन्होंने कहा कि अभी तू अपनी पहले एजुकेशन पूरी कर। कितने साल के थे आप उस टाइम? तरीके से मैं उस समय कुछ 23-24 साल का था। 24 साल में, ओके। तो उन्होंने कहा कि पहले अपनी एजुकेशन पूरी करो और एजुकेशन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद ही पॉलिटिक्स में अगर आना है उसके बाद टेक अ कॉल आफ्टर दैट। मगर फिर सपोर्टर्स का प्रेशर था, सब चीज़ें थी कि नहीं अब आपको आना है, आगे इनकी लेगेसी है उसको भी आगे लेकर जाना है। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो आस्ते आस्ते इस माध्यम से हम लोगों के साथ इंट्रोड्यूस होंगे, पर कहीं ना कहीं मेरे लिए वो सक्सेसफुल भी रहा। मैंने यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा और उसी से ही मुझे एक प्लेटफॉर्म पूरे प्रदेश के अंदर मिला। फिर उसके बाद विधानसभा का चुनाव लड़ा, फिर करते करते आगे बढ़े हैं। तो उस तरीके से चीज़ें। तो फिर फादर का कंसेंट मिल गया अच्छे से कि ठीक है? हाँ, फिर अल्टीमेटली उन्होंने भी कहा कि चलो ठीक है, इफ दिस इज व्हाट यू वांट टू डू तो यू हैव माय फुल ब्लेसिंग्स, और उन्होंने आशीर्वाद भी दिया। पर ये कहा कि आपने हमेशा जीवन में लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना है, क्योंकि एक दो धारी तलवार है। आपको मेरा नाम तो मिलेगा ही, मगर जैसा उन्होंने कहा कि एक्सपेक्टेशंस भी लोगों की उस हिसाब से रहेगी। यू बेटर बकल अप, अपनी जुराबों को, अपने सॉक्स को पुल अप करके रखें और हर वक्त लोगों की सेवा में फिर समर्पित होने के लिए जो है वो संकल्प ले लें। तो ये आपको उनकी तरफ से सीख मिली थी? ये उनकी तरफ से सीख थी। ओके, वेरी नाइस। जब आपका पहला इलेक्शन आपने लड़ा तो उस टाइम पे ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा, जैसे आप बता रहे हैं कि प्रेशर तो था ही, अंदर क्या चल रहा था, खुद के अंदर क्या चल रहा था? अगर चीज़ें दूसरी तरफ गई तो उस चीज़ नहीं, चैलेंज तो था ही, बिल्कुल था। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि शिमला ग्रामीण जो है वो मेरा हमारी होम कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है हमारा, क्योंकि रामपुर है, रोडू है, वो दोनों एरियाज रिजर्व्ड थे। तो यहाँ से मेरे पिताजी ने 12 में चुनाव लड़ा था, उसके बाद इस सीट से मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिला। और बहुत सी फोर्सेस थी जो चाहते थे कि मैं यहाँ से ना लड़ूं या ये चीज़ें हैं, पर मैंने हमेशा ये ठाना कि मैं यहाँ के लोगों के साथ एक अपनापन का रिश्ता बनाऊंगा, दिल का रिश्ता बनाऊंगा। क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पे धरती पुत्र का नारा भी दिया, ये चीज़ें किया, बाहर के है अंदर के है। मैंने हमेशा ये कहा कि मैं इस चीज़ में विश्वास रखता ही नहीं हूँ। मैं हमेशा, मेरे लिए हिमाचल का हर इलाका बराबर है, और हम उसी संकल्प के साथ, उसी सोच के साथ आगे बढ़े। फर्स्ट इलेक्शन में निश्चित तौर से, क्योंकि पहले इंट्रोड्यूस होना बहुत आवश्यक था, लोगों ने बहुत अलग अलग नेगेटिविटी भी फैलाने की कोशिश करी कि ये नशेड़ी है, ये शराब पीता है, ये जुआ करता है, अलग अलग चीज़ें। तो वो उन चीज़ों को भी हमने काउंटर किया, मिलकर काउंटर किया। और फिर लोगों ने मेरा परफॉर्मेंस देखा वंस आई वाज इलेक्टेड। उसके बाद 5 साल निरंतर मेरी परफॉर्मेंस देखी। हम दिन रात लोगों के साथ, उनके सुख में, उनके दुख में हम उनके साथ रहे। जयराम जी की सरकार थी, मगर फिर भी मैंने ऑपोजिशन में रहते हुए भी 100 करोड़ के विकास कार्य अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करवाए, और उसका मैं बाकायदा रिपोर्ट कार्ड लेकर मैं लोगों के बीच में
दूसरे इलेक्शन में गया तो उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और जो पहली बार मैं 4,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार उन्होंने मुझे 15,000 वोटों से वहां से जिताकर वापस विधानसभा के अंदर भेजा। आपने अभी ना 2-3 वर्ड्स यूज करे, मुझे नहीं था पता कि आप इस तरीके से ऑन कैमरा ही बोलोगे। लोगों ने अफवाहें फैलाना शुरू करी कि नशेड़ी है या फिर उस तरीके की चीजें। इन चीजों को काउंटर कैसे किया आपने? बिकॉज ये नैरेटिव जब सेट होना स्टार्ट होता है ना किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, चुनावों में खासकर, उस चीज को काउंटर करना ना। नहीं, काउंटर हमने ये किया कि मैं तो हमेशा सुबह जो है एक्सरसाइज करने में विश्वास रखता हूँ, वर्कआउट करने में विश्वास रखता हूँ, और उसकी चीज़ को हमने लोगों को दिखाया कि जो आदमी एक मैं नहीं कहूँगा कि फिटनेस फ्रीक है, मगर आई बिलीव कि हमारी मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य होना बहुत आवश्यक है। तो उस चीज़ को हमने बताया कि ये इस तरीके की चीज़ें हैं। हमने लोगों के बीच जाकर कहा कि जो ये चीज़ें की जा रही है ये बिल्कुल झूठी है, और लोगों ने उस चीज़ को माना भी। और फिर जब मैं इलेक्ट हुआ उसके बाद हमने रेगुलरली वहाँ पर स्पोर्टिंग कैंप्स चलाए, ड्रग्स कैंपेन, एंटी ड्रग कैंपेन्स चलाए, ताकि लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हो, युवाओं में अवेयरनेस क्रिएट हो। और फिर उस चीज़ को लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये जो अफवाहें फैलाई जा रही थी ये केवल मेरी इमेज को जो है टार्निश करने के लिए ये चीज़ें की जा रही थी, और अल्टीमेटली दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, और आज वो चीज़ें लोगों के सामने हैं। आपकी मैरिज कब हुई? 2019 में हुई थी। 2019 में। क्या उस बारे में बात करना चाहेंगे थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। चीज़ें शायद काम नहीं करी, ऐसा? हाँ देखिए, मैंने इसके बारे में कहा है कि मेरा जीवन जो है वो एक खुली किताब है, ओपन बुक है। मेरे पिताजी ने उस समय जीवित थे, और मेरी माताजी ने, हर जैसा एक माता पिता चाहता है कि अपने बेटे की शादी हो, और बड़े धूमधाम के साथ शादी हुई, अच्छे घराने में हुई। मगर अनफॉर्चुनेटली आप कहें कि दो अच्छे लोगों का आपस में मिलाप नहीं हो पाया, या आइडियोलॉजिकली कह ले या किसी और तरीके से कह ले, तो वी थॉट इट बेटर कि वी शुड पार्ट वेज। तो उस चीज़ से हमने ये कहा कि हम इसको बैठकर इस चीज़ को सुलझाएंगे, बैठकर इसको सम्मानपूर्वक तरीके से इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। हालांकि इसको कुछ लोगों ने राजनीतिक तरीके से इस्तेमाल करने की भी कोशिश करी, पर्टिकुलरली जब मैंने मंत्री बनना था पीछे, उस समय इसको मीडिया में उछालने की बहुत कोशिश की गई, मगर मैंने इसको पॉजिटिवली लिया। आजकल ये चीज़ अनफॉर्चुनेट है, मगर आजकल हर दूसरे घर में ये चीज़ हो रही है, तो हमने इसको पॉजिटिवली लिया। शायद भगवान को यही मंजूर होगा, और आज भी मैं इसके बारे में कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि वी हैव रिस्पेक्टफुली प्लान टू सेपरेट, और उसमें मैटर इज इन द कोर्ट्स, सब जुडिस है। तो जो अल्टीमेटली जो कोर्ट का निर्णय होगा उस तरीके से हम अपनी जीवन को सेपरेटली जो है वो जिएंगे। बात होती है वैसे भी? नहीं, अभी तो ज़्यादा कोई वार्तालाप नहीं है। राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव रहते हैं, राइट? और बहुत सारे लोगों से डेली बेसिस पे आपको मिलना पड़ता है, और अलग अलग एक्सपेक्टेशंस लोग लेके आते हैं, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस का भी एक प्रेशर रहता है। ठीक है, एक प्रेशर वो हुआ। दूसरा प्रेशर रहता है आपका जो मंत्रिमंडल रहता है, आप एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वहां पे अलग तरीके से चीजें काम करती हैं, राइट? कोई योजना बनानी है या फिर योजना को नीचे तक पहुंचाना है, अलग तरीके की। पर्सनल जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव अलग लेवल पे चले होते हैं। हाउ डू यू काम योरसेल्फ? मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैंने वैसे शुरू तो नहीं किया, पर मैं मेडिटेशन स्टार्ट करूँगा। मैंने काफ़ी उसके बारे में पढ़ा भी है, और उससे एक कंपोजर आता है, एक रिलैक्सेशन आती है, और सबसे बड़ी बात है कि गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि राजनीति की सबसे बड़ी अगर कोई शत्रु है राजनीति पब्लिक लाइफ में तो वो गुस्सा है। इसलिए गुस्सा बिल्कुल नहीं आना चाहिए। जब मैं मंत्री बना, नया प्रेशर भी आना शुरू हुआ, तो मुझे भी ये चीज़ फील हुई कि मैं कभी कभी थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर हो जाता हूँ लोगों के बीच में। तो वो मैंने सोचा कि ये मेरे लिए, अगर मेरी राजनीतिक जीवन का अगर कुछ पतन साबित होगा तो वो जो है वो टेम्पर होगा। इसलिए उसको कंट्रोल करने के लिए मैं मेडिटेशन शुरू करने का प्रयास कर रहा हूँ। बाकी सुबह मैं वर्कआउट करता हूँ, थोड़ा जॉगिंग करता हूँ, ताकि मन शांत रहे और कोई इस तरीके का कोई टेम्परामेंट ना हो जिससे लोग आहत हो। बाकी प्रेशर तो पब्लिक लाइफ में रहता ही है, और सारे काम पूरे नहीं हो सकते हैं। प्रयास हम जरूर करते हैं कि ये काम भी हो, वो काम भी हो। कुछ सड़कों का होता है, डंगों का होता है, सब चीज़ें होती है, बट हम ये कोशिश करते हैं कि दिन में अगर हम 5 लोगों का भी भला कर लें तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मिलते तो दिन के 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, पर अगर मैं ये लेकर चलता हूँ कि अगर हम दिन के 5 लोगों का भी भला पूरी मजबूती से कर लें और उनको सेटिस्फाई कर लें, तो मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमारा अच्छा बीत गया। हाउ डू यू मेक श्योर कि
पावर का मिसयूज ना हो, बिकॉज आपके अराउंड इतने लोग होते हैं, कई बार आपके नाम की जी टिक्का साहब ने बोला है, कई बार ऐसा भी हो जाता होगा, बस राजनीति में ऐसा अक्सर देखा गया है। हाउ डू यू मेक श्योर कि इस तरीके की कोई चीज ना नहीं, हो? इसके लिए काउंटर बैलेंस रखना जरूरी होता है। यू शुड नॉट बी इंटायरली डिपेंडेंट ऑन वन पर्सन इन योर टीम। एक जो है काउंटर मेजर्स, एक बैलेंस बनाना जरूरी है ताकि हर चीज का पता रहे। ये एक मेरे साथ ही नहीं, बड़ी कॉमन चीज है कि जो भी पावर ऑफ एक पोजीशन ऑफ पावर में है, उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी जुड़ जाते हैं जो अपने फायदे के लिए जुड़ते हैं। तो उस पर चेक रखना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर नाम खराब होगा तो उन लोगों का नहीं होगा, इट विल बी ऑफ द पर्सन इन पावर, एंड इन दिस केस इट इज मी। तो इस चीज को ध्यान रखना बहुत आवश्यक होता है, चेक रखना जरूरी है। आप जो आपके जो बिल्कुल सबसे क्लोज से क्लोज लेफ्टिनेंट भी है, उनके ऊपर भी चेक रखना आवश्यक है। और जो सेइंग है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली, दैट इम्प्लाइज फॉर मी ऑल्सो एंड द पर्सन्स हु आर वर्किंग अंडर मी ऑल्सो। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। हो सकता है कि कभी कभी उसमें कमी रह भी जाती है, पर ओवरऑल एक सिस्टम बनाने की आवश्यकता होती है। विक्रमादित्य जी के इनर सर्कल में कौन लोग हैं, इन सेंस की फ्रेंड्स वगैरह बात कर रहा हूँ, किस बिशप कॉटन के टाइम का भी नहीं कोई है, हमारा अच्छा क्लोज नेट सर्कल है, स्कूल का है, कॉलेज का स्कूल का है अभी भी? हाँ बिल्कुल है, उनसे हम कभी कभी मिलते हैं। अभी थोड़ा सा, क्योंकि आजकल इतनी व्यवस्था ज़्यादा रहती है कि मिलना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अब सबकी अपनी पर्सनल लाइफ शुरू हो गई है, अब उस उम्र में है कि सबकी शादियां भी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो इतना जितना पहले एक मेल मिलाप रहता था, अब इतना नहीं रह पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम। मैं भी व्यस्त रहता हूँ, पर हम कोशिश करते हैं कि कभी महीने में एक आधी बारी को थोड़ा सा गेट टुगेदर हो जाए, ताकि उससे जो आपके पब्लिक लाइफ का प्रेशर है वो भी बैलेंस हो जाता है, बैलेंस भी हो जाता है और ईज आउट हो जाता है। हाँ। ताकि कुछ चीज़ें आप ऐसी होती है, ऐसे प्रेशर्स होते हैं जो आप अपने पब्लिक लाइफ में लोगों के साथ नहीं साझा कर सकते, तो उनको आप फ्रीली अगर उनके साथ एक्सप्रेस करें तो मन का जो बोझ है वो भी हल्का हो जाता है। ऐसे लोग हैं आपके अराउंड अभी? बिल्कुल है, अच्छा है और फॉर्चुनेट है कि होना चाहिए, और सबके लाइफ में होने भी चाहिए। इससे एक तालमेल जो है, बैलेंस पब्लिक लाइफ का और पर्सनल लाइफ का, वो बना रहता है। आपका विजन क्या है हिमाचल को लेकर? विजन ये है हिमाचल को लेकर कि हम एक सेल्फ सस्टेनेबल स्टेट चाहते हैं। प्रदेश बायोडाइवर्सिटी में बहुत रिच है, प्रदेश फॉरेस्ट्स में बहुत रिच है, रिसोर्सेज में बहुत रिच है, और सबसे बड़ी बात HR में बहुत रिच है। ह्यूमन रिसोर्स जितना हमारे प्रदेश में है और किसी भी राज्य में इतना शिक्षित युवा वर्ग नहीं है, मगर आज भी हमारा ब्रेन ड्रेन यहाँ से हो रहा है। आज मुख्यमंत्री जो हमारे हैं वो प्रदेश में IT हब वापस लाने के लिए महत्वपूर्ण कदम भी उठा रहे हैं। उन्होंने धर्मशाला में एक जो है इसके लिए स्मार्ट सिटी बनाने के वो प्रयास कर रहे हैं, ताकि जैसा हमारा बेंगलोर के अंदर IT हब है वैसे हिमाचल के अंदर भी बने, उस पर प्रयास कर रहे हैं। तो इस चीज़ से हम को आगे बढ़ना है। क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द स्टेट फॉर द यूथ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उस दृष्टि में भी हम काम कर रहे हैं। और प्रदेश को सेल्फ सस्टेनेबल बनाना, प्रदेश में टूरिज्म के एवेन्यूज़ को क्रिएट करना, प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बढ़ावा देना, इन सब चीज़ों को हमें बैलेंस करके करने की आवश्यकता है। क्योंकि इंडस्ट्रीज़ तो है, मगर इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ हमें जो यहाँ की एनवायरनमेंट है उसका भी ख्याल रखने की आवश्यकता है। तो बैलेंस डेवलपमेंट हो, और जो हमारा सबसे बड़ा USP है, हमारी सीनिक एरियाज़ है, हमारा यहाँ का रिच बायोडाइवर्सिटी है, हमारा फ्लोरा फोना है, हमारी यहाँ की खूबसूरती है, उसको बरकरार रखे, टूरिज्म भी यहाँ पे डेवलप हो, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एवेन्यूज प्रदेश के अंदर क्रिएट हो, ये हमारी प्राथमिकता है। ठीक है, बस एक चीज़ और जानना चाहूँगा आपसे फादर से रिलेटेड, व्हाट इज़ योर बेस्ट मेमोरी विद हिम? नहीं, मेमोरीज तो बहुत होंगी उनके साथ बहुत है, मगर उनके आखिरी दिनों में उन्होंने हमेशा क्योंकि आखिरी दिनों में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो सर्कल ऑफ लाइफ है उसमें वापस जो बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों की तरह जो है वो वापस तब्दील हो जाते हैं। तो जब उनके आखिरी जो दिन थे उसमें वो बिल्कुल जो उनका एक अपना इनोसेंस जो मन का होता है, क्योंकि वैसे तो जब वो CM थे और वो थे तो बड़े स्ट्रिक्ट स्वभाव के थे, पर वो जब आखिरी के दिनों में काफ़ी एक जो है उनके अंदर एक बच्चा जो था उनके अंदर का वो निकल कर आया। तो उसमें कई उन्होंने इनोसेंट बातें करी, कई हमसे ऐसी व्यवहार किया जो जीवन में कभी नहीं किया। तो बड़े इमोशनल मोमेंट्स थे, टचिंग मोमेंट्स थे, कुछ शेयर तो उस तरीके से हमने किया, उस तरीके से उसको देखा। एक बारी जब ये हमारा कोरोना का टाइम था तो उसमें बहुत मुझे कहते थे कि मुझे, क्योंकि उन्होंने पूरी जीवन
उनको घर पे बैठने की कभी भी आदत नहीं थी, हमेशा ट्रैवलिंग, हमेशा बाहर जाते थे। तो कोरोना टाइम में बंद हो जाते थे, तो मुझे अक्सर कह जाते थे कि मुझे आप ड्राइव पे ले जाया करो। तो हम कोरोना के टाइम में मैं ही और वो केवल फादर और सन हम ड्राइव पे चले जाते थे, कभी शिमला के इस साइड, कभी उस साइड, और कभी उनको कुछ खाने का मन करता था तो कहीं चाट पापड़ी खाने का मन करता था तो उनके लिए वो मंगाते थे। क्या नीचे हमारा टका बेंच पर बड़े बड़े पुराने चाट पापड़ी बनाने वाले हैं, तो वहाँ से उनको चाट पापड़ी बुलाकर वो खिलाते थे। तो इस तरीके से अपनी बातें करते थे, तो अच्छा लगता था कि ऐसी चीज़ें जो हमने कभी पूरी ज़िंदगी नहीं देखी, क्योंकि उनकी व्यवस्था के कारण ये चीज़ें नहीं देखने को मिली, तो उनके अंतिम जीवन में ये सब चीज़ें हमने जी। तो ये मेरे लिए एक, मैं समझता हूँ कि ट्रेजर्ड मेमोरीज है, जिसको मैं पूरी ज़िंदगी अपने साथ जो है वो सजो के रखूँगा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस टाइम पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, और कंट्रोवर्सी क्या हुई कि विक्रमादित्य जी हिमाचल से जा रहे हैं। आपने ऑल दो मीडिया में बहुत अलग अलग उसके जरिए कि आपने बताया कि क्यों आप जाना चाहते हैं। फादर की क्या इच्छा थी, वो बता पाएंगे? नहीं, मेरे फादर अगर होते तो वो निश्चित तौर से उस दिन वहाँ पर उपस्थित रहते, और वो हमेशा से राम मंदिर मूवमेंट के हक में भी रहे। उन्होंने उसके लिए अपने निजी कोष से जो है बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए सहयोग भी किया। तो मैं समझता हूँ कि, और खास करके उन्होंने हिमाचल में धर्मांतरण का कानून, जो एंटी कन्वर्जन बिल था, उसको लाने में उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। योगदान क्या, वो ही लेकर आए एज चीफ मिनिस्टर, उन्होंने उस बिल को विधानसभा के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो उसलिए आरएसएस का एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो वीरभद्र सिंह जी के प्रति था, और उस कारण, क्योंकि वो दुनिया में नहीं थे, वो इनविटेशन उन्होंने हमको दिया और मैंने भी उसको सम्मान पूर्वक एक्सेप्ट किया। और हालांकि इस पे कंट्रोवर्सी भी थी, और पार्टी ने ये कहा था कि आप जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है, मगर पार्टी लाइन पे नहीं होगा। तो पर मैंने ये कहा कि मैं ज़रूर इस पे जाऊंगा, और मैं गया। मैं 22 तारीख को अयोध्या में भी गया, प्राण प्रतिष्ठा में मुझे वहाँ पे उन्होंने बहुत मान सम्मान दिया, और हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ जाकर। तो इसका राजनीति से, मैंने पहले भी कहा कि कोई सरोकार नहीं है, पर अब कहीं ना कहीं उसमें राजनीति आई जाती है, क्योंकि आज पूरा चुनाव वो राम मंदिर के नाम पे लड़ा जा रहा है। तो हम तो यही कहते हैं कि हम बीजेपी के लोग जितने हिंदू हैं, हम भी उतने ही हिंदू हैं, हम भी उतना ही सनातन धर्म को मानते हैं, देव समाज को मानते हैं, देव संस्कृति को मानते हैं। मंदिरों के निर्माण में हमारा भी उतना ही योगदान है। तो इस चीज़ को हम लेकर चलते हैं। अब इसको मैं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे तो मैं नहीं कह सकता हूँ, मगर ये हमारी सोच है, हमारी देव परंपरा के प्रति, सनातन धर्म के प्रति हमारी निष्ठा है। आपने जब ये किया ना, उसके बाद से बहुत सारे बीजेपी के लोग एक बात कह रहे हैं कि विक्रमादित्य जी बहुत बढ़िया बंदे हैं, बस गलत पार्टी में हैं। नहीं, पार्टी की बात नहीं है। पार्टी तो देखिए, हमारी पार्टी हमेशा से कांग्रेस पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमने अपनाई है, और हम इसी में ही पूरी मजबूती से अपनी जो सोच है उसको आगे लेकर जाएंगे। राष्ट्रहित के मुद्दों को, जैसा मैंने कहा, चाहे वो आर्टिकल 370 था, ये सब चीज़ें थी, वो रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि खूबी ये है कि एटलीस्ट कांग्रेस पार्टी में आप अपनी मन की बात को खुलकर रख सकते हैं। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है, उसको भी मैं खुलकर रखता हूँ। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। हम रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, अपने पार्टी हाईकमांड की करते हैं, मुख्यमंत्री जी की करते हैं, मगर मैं, अगर कोई कमी है तो उसको खुले मंच पर रखने पर मुझे कोई भी संकोच नहीं है। और पीछे भी जो सारी ये कंट्रोवर्सी हुई, शायद ये उसी का परिणाम था, मगर फिर भी मैंने, जो मेरे मन में था, वो बात मैंने बिल्कुल स्पष्ट तरीके से करी। और मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पार्टी की हाईकमांड का कि उन्होंने मेरी बात को पॉजिटिवली लिया और ये कहा कि हम इन चीज़ को ठीक करेंगे। उस पर एक्शन भी लिया है, और इसीलिए हमने उनकी बात को माना है। तो बेसिकली आपकी ये जो बात हुई एमएलएज वाली, उस पर भी काफ़ी तरीके की बातें चल रही हैं आपके रिलेटेड भी, तो उस पर आपका क्या? नहीं, देखिए, इस पे ये है कि मैंने विधायकों के साथ बात करी, इसमें कोई दो राय नहीं है। राइट। जो 6 विधायक थे जो पार्टी छोड़कर गए, हम उनको मिलने गए। मैं कोई रात के अंधेरे में तो गया नहीं, मीडिया के सामने उनसे मिलने गया, और पार्टी हाईकमांड से बात कर उनसे मिलने में, जहाँ दिल्ली में, जो चंडीगढ़ में जिस होटल में थे, उनसे मिलने गया। हमने उनसे बात करी। अब वो दूध पीते कोई बच्चे तो है नहीं। जो उन्होंने फैसला ले लिया था, मेरे से तो कोई डबल उम्र के है, कोई 3-4 बारी के विधायक है, मैं तो केवल 2 बारी का विधायक था। तो हमने उनसे बात करने की कोशिश करी, उनको तर्क और लॉजिक समझाने की कोशिश करी। अब बाकी उनकी मर्जी है, हम जबरदस्ती तो किसी के साथ जो है वो कर नहीं सकते हैं। वो कोई दूध पीछे बच्चे तो है नहीं, और संपर्क सबके साथ रहता है। अगर कोई ये कहे कि हमारा संपर्क भाजपा में किसी के साथ है ही नहीं, तो वो जो है वो लोगों का मूर्ख बना रहा है।
मेरा भी है और बाकियों का भी है। ठीक है, आइडियोलॉजिकली हम उनके साथ विरोध में हैं, पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, मगर एक मधुर संबंध सबके साथ बना रहना, ये मैं समझता हूं कि प्रदेश के हित में है। आपकी ना एक फुटेज मुझे बड़ी याद आती है उस टाइम की। मीडिया वाले, आप गाड़ी से उतर रहे हैं, मीडिया सॉरी आप होटल से बाहर आ रहे हैं, मीडिया वाले पूछा विक्रमादित्य जी कुछ तो बताइए, एंड विक्रमादित्य जी लाइक स्माइलिंग। अब ये वो पर्सन कर सकता है जो अलग जोन में हो उस टाइम पे, जिसको यहाँ का भी पता है, वहां का भी पता है, जो चीजें चल रही हैं, एंड देन मीडिया वाले आपसे एक बाइट लेने के लिए तरस रहे हैं, एंड यू आर जस्ट गिविंग देम अ स्माइल। एंड मैं क्या चल क्या रहा है ये, मैं क्या ये सीन मैंने आज तक कभी नहीं देखा इस तरीके से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब उस समय बहुत सी चीजें चल रही थी और हम लगातार दिल्ली में संपर्क में थे, उनके साथ संपर्क में थे। तो अगर उस समय मैं कुछ भी बात करता मीडिया में, तो इट वुड हैव बीन अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ द हाई कमांड एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफ द एमएलएस। इसलिए हमने सोचा कि जब मौका आएगा तो हम हर बात को कहेंगे। मैं उसके बाद शिमला आया और जो बातें हमने कहनी थी हमने उसको बिल्कुल बेबाकी से कहा, मगर दैट वाज नॉट द अप्रोप्रिएट टाइम बिकॉज वी वर इन द मिडल ऑफ समथिंग। इसलिए उन बात को पहले सेटल डाउन हो जाता, सबसे बात हो जाती, उसके बाद उस चीज़ को वो कहने की हमने कही। मगर जैसा मैंने कहा कि मैं छुप कर नहीं गया, पूरे मीडिया ग्लेयर में गया, मीडिया के सामने गया और उनसे मिले और उनकी बात को हमने दिल्ली रखा और दिल्ली की बात को हमने विधायकों के साथ रखा। करंट लोकसभा सीट की बात, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। अभी आप मंडी से प्रत्याशी हैं अभी, और मैंने भी एक पॉडकास्ट किया था जयराम ठाकुर जी के साथ, और क्योंकि वो कुछ स्टेटमेंट दे रहे थे, स्टेटमेंट में था कि आपके खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी हो रही है और कॉन्स्पिरेसी कांग्रेस के ही लोग कर रहे हैं, और क्यों आप ये इतना बढ़िया, आपके पास पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है, आप ये छोड़ के आप सेंटर में जाना चाहेंगे। ये क्या आपका खुद का डिसीजन है या पार्टी हाईकमान का है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ चीज़ें पार्टी हाईकमान तय करती है। मैंने टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था और ना ही मेरा चुनाव लड़ने का कोई इच्छा थी। मैं मंत्री भी हूँ वर्तमान में और मैं 2 बारी का विधायक भी हूँ। शिमला ग्रामीण की लोगों के प्रति मेरी निष्ठा पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। बल्कि अभी जब मैंने उनको निर्णय किया कि मैं जा रहा हूँ, मैंने मीटिंग करी, बहुत सी महिलाएं वहाँ पर जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी आंखें भर आई, भावुक हो गई। मगर उनको मैंने समझाया कि कुछ चीज़ें पार्टी इंटरेस्ट में लेनी पड़ती है और ये चैलेंज था एक, जिसको हमने एक्सेप्ट किया और पार्टी ने जो निर्णय लिया वो हमारे लिए सर्वप्रिय है। जब उन्होंने कहा आपने मैदान में उतरना है तो उतरना है, तो उसके बारे में कोई इफ नहीं होता, कोई बट नहीं होता। हमने मैदान में उतरने का फैसला किया है। बाकी मंत्री का उतरना, विधायक का उतरना, ये ऐसा तो नहीं है कि पहली बारी हुआ है। जब मुख्यमंत्री जयराम जी थे उन्होंने भी 2 विधायकों को उतारा था। सुरेश कश्यप उस समय विधायक थे और आपके किशन कपूर जी मंत्री थे। तो ये चीज़ें तो चली रहती है, स्ट्रेटेजी का पार्ट है, तो उस तरीके से इसको देखने की आवश्यकता होती है। चलिए, जब आप इस रण में कूद पड़े हैं तो आपका विजन क्या है फिर मंडी लोकसभा सीट? देखिए, मंडी में भी मेरा विजन बिल्कुल साफ है। मैंने अभी पीछे ही अपना विजन 2 दिन पहले ही प्रेस वार्ता भी करी और मैंने वहाँ के ग्राउंड जीरो पे जाकर भी आपदा के दौर पे भी मैं गया, मैंने लोगों के सामने रखा है। नंबर 1 है मंडी सिटी को, जो मंडी शहर है उसको हमने स्मार्ट सिटी के अंदर लेकर आना है। जैसे शिमला है, धर्मशाला है, आने वाले समय में शिमला मंडी में ऋषि मांडव का वो शहर है, उसकी हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस को बनाए रखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे भूतनाथ का टेम्पल है, वहाँ पे पंचवक्तर मंदिर है और जो प्राचीन समय के एंशिएंट इंडिया के टेम्पल है, जो स्टोन आर्किटेक्चर बहुत कम हिमाचल में देखने को मिलता है, वो वहाँ पर है। तो इसलिए हमें उनकी हिस्ट्री को भी बनाकर रखना है, मगर साथ साथ मॉडर्नाइज भी मंडी शहर को करना है। उसमें चाहे एस्केलेटर्स लगने हैं, वॉक ओवर ब्रिजेस लगने हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी है और ऐसी चीज़ सूवेज सिस्टम्स होने हैं, 24 आवर्स वाटर सप्लाई सिस्टम होना है। और वहाँ पे जो रिवर फ्रंट है मंडी शहर का, उसको हमने एक अच्छा रिवर फ्रंट जो है, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है, उस तरीके से उसको डेवलप करना है ताकि एक अच्छा टूरिज्म हब वो जो है वो शहर वासियों के लिए भी और बाहर से भी जो लोग आ रहे हैं उनके लिए बने। बाकी जहाँ तक पूरे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात है, उसमें टनल्स के डेवलपमेंट की बात है। चाहे आपका बुबू जोड़ टनल है जो आपके मंडी जिला को लग वैली कोल्लू से जोड़ेगा, जलोरी जोड़ टनल की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चरल के लिए हाईवेज की बात है, आपके 4 लेनिंग को एक्सपैंड करने की बात है, आपके टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक बागा सराहन इलाका है आनी के अंदर, उसको डेवलप करने की बात है। तो इस तरीके से जो भी यहाँ के मसले हैं उनको हम केंद्र के समक्ष उठाएंगे। ओपीएस का मसला लंबित पड़ा हुआ है, रेवेन्यू डेफिशिएंट ग्रांट्स का मसला केंद्र में लंबित पड़ा हुआ है, बहुत से ऐसे इश्यूज हैं हिमाचल के जो केंद्र में लंबित है। अब जयराम जी का तो वैसे हम बहुत मान सम्मान करते हैं, मैं तो मजाक में भी ये कहता हूँ, वो दिल्ली जाते हैं
प्रधानमंत्री जी को मफलर पहनाकर, टोपी पहनाकर आ जाते हैं। आज तक उन्होंने हिमाचल के मुद्दों को सही रूप से केंद्र सरकार के समक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से ये सब चीजें एक बैकलॉग बन गया है। तो इस बैकलॉग को क्लियर करना हिमाचल के इंटरेस्ट में बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं सब चीजें पूरी कर दूंगा, बट एटलीस्ट आई विल मेक अ सिंसियर एंड डेडिकेटेड एफर्ट टू रेज ऑल दीज इश्यूज इन द हाउस ऑफ द लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दैट इज द लोकसभा। कौन सी वो आर्ट है आपके अंदर कि आप सेंटर में बीजेपी होने के बावजूद भी अपने काम धड़ाधड़ कराते चले जा रहे हैं, और सेंटर से जब मिनिस्टर भी आते हैं वो भी आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं देखिए, पाते? मैं तो भाजपा वालों से ये पूछना चाहूंगा, अगर हम दिल्ली से पैसा लाए, 3500 करोड़ रुपए लेके आए, 3600 करोड़ लेकर आए, नबार्ड में मैंने 15 महीने में नबार्ड का जो आपका फंड आता है उससे 800 करोड़ रुपए की सड़कों करवाए, 3500 प्लस 800 करोड़। तो ये पैसा अगर हम लेकर आए हैं तो मैंने क्या गुनाह कर दिया? आज मुझे इस तरीके से जो है कटघरे में खड़ा कर रहे हैं ये लोग कि मैंने कोई हिमाचल के हित की रक्षा ना करी हो। अगर मैं ये पैसा लेकर आ रहा हूँ, अगर मैं उनको पूरा मान सम्मान दे रहा हूँ, गडकरी जी से अगर हम जाकर मिल रहे हैं, अगर हम गिरिराज सिंह जो हमारे केंद्रीय सड़क हमारे ग्रामीण विकास मंत्री है उनसे जाकर मिल रहे हैं, तो कहाँ तो भाजपा के लोगों को हमारी पीठ को थपथपाना चाहिए कि आप विपक्ष में रहते हुए भी हिमाचल के हितों को जो है वो सुरक्षित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। ये उल्टा हमारा क्रिटिसिज्म करते रहते हैं। पर ठीक है, हमने अपनी ओर से सिंसियर डेडिकेटेड एफर्ट किया। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मैंने एक सेतु का काम प्रदेश सरकार के बीच में, अपने मंत्रालय के बीच में और जो हमारे मंत्रालय कंसर्न मंत्री है उनके साथ बनाने का कोशिश करी। उसका प्यार उन्होंने भी मुझे दिया, गडकरी साहब ने बहुत रिस्पेक्ट दिया। हर बारी जो हमने मांग रखी वो उन्होंने दी। जब हमीरपुर आए, उन्होंने मेरे विशेष आग्रह पर हिमाचल को 150 करोड़ रुपए दिए, ऑन रिकॉर्ड दिए, स्पीच में दिए। तो ये चीजें तो सबको दिखती है, तो उसके लिए तो मैं उनका धन्यवाद ही कर सकता हूं। और मैं अंत में आपको यही विश्वास दिलाता हूं, मेरी पार्टी का आइडियोलॉजी कांग्रेस पार्टी की है, मगर मेरे लिए फर्स्ट इंटरेस्ट हिमाचल के इंटरेस्ट है। देश का इंटरेस्ट नंबर 1, नंबर 2 हिमाचल के इंटरेस्ट, उसके बाद पार्टी की आइडियोलॉजी आती है। और उस पर हम तीनों चीजों पे अडिग थे, अडिग है और अडिग रहेंगे। आप एक ऐसे नेता हैं जिनके फैंस मैंने बड़े हार्डकोर देखे हैं। उन हार्डकोर फैंस के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं अपने सभी जो हमारे समर्थक हैं, हमसे प्यार करते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी आवाज को हम उठाने का पूरा प्रयास भी करते रहेंगे। और आपसे भी निवेदन रहेगा कि कुछ अगर कमियां भी मुझ में हैं तो कृपया करके आप मुझे आकर उसके बारे में अवगत करवाएं। क्योंकि मेरे पिताजी हमेशा कहा करते थे कि जिस दिन तक आप जीवित है आप एक लर्नर है, आप सीखते हैं। इसलिए कभी भी हम ये ना सोचे कि हम हर चीज को जानते हैं, अंतर्यामी हैं। हम शिक्षा ग्रहण करते रहें, नए एक्सपीरियंसेस को प्राप्त करते रहें और अपने को इम्प्रोवाइज करें, अपने को इवॉल्व करें और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनने की कोशिश अपने जीवन के आखिरी दिन तक, जिस दिन तक आप सांस ले रहे हैं तब तक आप सीखते रहें और हिमाचल को, देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने में अपना योगदान देते रहें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू। The Himachali Podcast. Powered by Lima Smart TV.